हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने 5 साल के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन यानी 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 इन 5 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीएड के, 5 सालों को बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे पेपर का हमने कंप्लीट सोल्यूशन अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखा है। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग उन वीडियो को भी जाकर वहाँ पर देख लीजिए। अब कल आप लोगों का पेपर है तो आई होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर लिए होंगे और एकदम पूरी तरह फिनिशिंग टचिंग है। तो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब हम इसको चलिए जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको शुरू कर देते हैं, ठीक। कह रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। और इसमें सामान्य खंड आ 9 से 12 वाला जो पेपर होता है मॉर्निंग का, उसमें सामान्य ज्ञान होता है खंड आ, और खंड बा में हिंदी होता है, ठीक। दो ही टॉपिक पूछा जाते हैं। और 2 से 5 वाले पेपर में आपका तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग हो गया, और उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। चाहे आप साइंस को हो साइंस का रहेगा, आर्ट को हो तो आर्ट का रहेगा, कॉमर्स को हो तो कॉमर्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने का स्कोप नहीं है अपने पास। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य ज्ञान का पहले पेपर का, ठीक है। पहला पेपर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। भारत में किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है, ठीक है। आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा सही आप चलिए फ्रेंड बताइए कौन सा होगा जन्म दर न्यूनतम, ठीक है। फटाफट बता दीजिए इसमें कौन सा होगा। अब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जन्म दर न्यूनतम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ABCD इसमें से कौन सही होगा फटाक से बता दीजिए। इसका ए ऑप्शन केरल होगा, ठीक है। केरल में जनगणना 2011 अभी तक 2011 की जनगणना का आंकड़ा लिया जा रहा है क्योंकि 2010 साल में जनगणना होती है तो 2021 में होना था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। तो चलिए उसी के कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। चलिए बी ऑप्शन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए। सार्क का मुख्यालय कह रहा है कहाँ पे है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वाशिंगटन, काठमांडू, हेग और नई दिल्ली। तो बी ऑप्शन लगा लीजिए, काठमांडू होगा, ठीक। काठमांडू कौन है, नेपाल की राजधानी है सार्क का मुख्यालय। सॉरी फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। काली, शिवालिक, देहरादून, कुमायूं। चलिए बताइए हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी होगी, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक जो है सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी होगी। चलिए चौथे में देखते हैं, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, या माना जाता है, जो भी है, ठीक। तो बताइए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर या उनको रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले और MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। अब बताइए भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनमें से किसको कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन का बी लगा लीजिए, बी विकल्प सही है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वह एक सामाजिक धार्मिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 1800 कब 1828 में, ठीक। इन्होंने ईस्वी में इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक। चलिए ये हो गया। पाँचवें देखते हैं, फटाफट देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी PCS, RO, ARO, लोअर समीक्षा सब में आता है, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फटाफट देख लीजिए। नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। हमें लगता है इस बार के PCS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, सैकड़ों बार, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल के एग्ज़ाम में आपको मिल जाए। तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत कौन है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। तो दक्षिण भारत का जो एरिया है वो सभी प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है लंबी नदी सबसे कौन है, फटाक से बता दीजिए। 5वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी होगी, ठीक। चलिए
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ है? श्रम्बकेश्वर यानी महाराष्ट्र से होता है इसका उद्गम, और इसे बृहदगंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को गोदावरी को, इसी को बृहदगंगा भी कहते हैं, बृहदगंगा। ठीक, या फिर गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा। ठीक, दक्षिण की गंगा भी इसी को कहते हैं। ठीक, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मजरा और इंद्रावती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गोदावरी। ठीक, दक्षिण की गंगा भी इसी को कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। चलिए, अब जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, लिंगानुपात यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सही शब्द क्या है? फटाक से बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या ऑप्शन सी कह रहा है कि 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, या 1000 स्त्रियों के कंटेक्स्ट में महिलाओं की संख्या। अच्छा, स्त्रियों के तदर्थ में महिलाओं की ही संख्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख गया। फटाक से बताइए ABCD में कौन सा ही होगा 6वें क्वेश्चन का? बी ऑप्शन लगा लीजिए। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही जनगणना में लिंग अनुपात के संदर्भ में निकाला जाता है। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन पर आइए फटाफट, इसमें ज़्यादा समय देने का समय नहीं है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से आपकी स्क्रीन पर। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिए जाते हैं? ठीक है, कितनी भारतीय भाषाओं में? ऑप्शन ए है 12, बी है 15, सी है 20 और डी है 24। ठीक है, तो बताइए 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 भारतीय भाषाओं के लिए सर्वोत्तम लेखन में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। 8वां देखिए क्वेश्चन। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ठीक है, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 18 में? निजता का अधिकार। ठीक, तो 8वें क्वेश्चन का निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक, चलिए अब 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहाँ के शासनकाल की बात हो रही है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। चारों इधर हैं, ये देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। शाहजहाँ का शासनकाल है, थॉमस रो आया था, कि विलियम हॉकिंस आया था, कि इब्न बतूता आया था, कि मनूची आया था। ठीक है, तो चलिए बताइए 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था? 1627 से, ठीक, 1658 तक था, 1658 तक था। ठीक, ये शाहजहाँ का शासनकाल था। ठीक है, तो इसके शासनकाल में इटली का यात्री था, वो लेखक राइटर भी था। क्या उसका नाम था? मनूची आया था। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 9वें का डी ऑप्शन लगाइए फटाक से। अब 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ये कह रहा है 7 हैं, 2 हैं, 1 है, 4 है। तो मंगल ग्रह के कितने सैटेलाइट हैं? ठीक है, 10वें क्वेश्चन का दो उपग्रह हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। ठीक, चलिए बी ऑप्शन लगा लीजिए मंगल ग्रह 10वें क्वेश्चन का। 11वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा से, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वें संविधान संशोधन, बी कह रहा है 37वें, सी कह रहा है 40वें, और डी कह रहा है 42वें। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधानी। ठीक, चलिए 42वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन, 11वें क्वेश्चन का 42वां संविधान संशोधन यानी डी ऑप्शन हो गया, 11 का डी। अब उसके बाद फटाफट बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चारनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ठीक है, तेल का छितराव हुआ था, अम्ल वर्षा हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई थी, या फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट, यानी कि चारनोबिल महाविपदा जो आई थी वो किसका परिणाम है? तो ये आपको सही ऑप्शन डी लगा लीजिए, रेडियोधर्मी अपशिष्ट की वजह से। ठीक है, और चारनोबिल है कहाँ? चारनोबिल जो है महाविपदा एक परमाणु दुर्घटना थी, जो कि 26 अप्रैल 1986 को आई थी। 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, कहाँ? यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई थी। यूक्रेन, जहाँ आजकल यूक्रेन और रसिया से युद्ध हो रहा है, जिस देश से रूस का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है ना, उसी देश में चेर्नोबिल एक स्थान है, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विस्फोट के कारण हो गई थी। तेज हवा और आग के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ भी तेज़ी से आसपास के क्षेत्रों में फैल गए थे, अतः यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का परिणाम था। ठीक, चलिए
ये तो हो गया रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का परिणाम था चेरनोबिल महाविपदा, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुई थी यूक्रेन में। ठीक, इतना आपको याद रखना है कि 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल। ठीक, चलिए अब 12वें बाद 13वें पे आते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं है। देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्वितीय हरित क्रांति, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, बी कह रहा है ऑप्शन सहकारी खेती, सी है समावेशी विकास और डी है ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ठीक है, तो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य इनमें से क्या था कि किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। ठीक, द्वितीय हरित क्रांति का। 13 का सी हो गया। चलिए 14 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। भारत के उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ऑप्शन बी कह रहा है चक्रवाती आपदा से होती है, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, या ऑप्शन डी कह रहा है निवर्तनी मानसून से होती है, यानी लौटते हुए मानसून से होती है। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत सही नहीं चली। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है। तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस की वजह से हैं उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। अब फटाफट देख लीजिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। पुर्तगाली नेता था वो। ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन कह रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने, बी कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, सी कह रहा है फ्रांसिस कैरन ने और डी कह रहा है फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा जारी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 15वें का फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने की थी। ठीक है, ये पुर्तगाली नेता था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ये 1505 से 1509 तक भारत में रहा, 1505 से लेके 1509 तक। ठीक, 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहा। ठीक है, और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था, समुद्री अपना साम्राज्य जो है समुद्री क्षेत्र में फैलाना। ठीक है, स्थापना करना, और विशेष तौर पर यह हिंद महासागर को नियंत्रित करना चाह रहा था। ठीक, इसी की है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, चलिए ये 1505 से लेकर 1509 तक अपने भारत देश में रहा है। ठीक है, पुर्तगाली। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड, फटाफट देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन है। बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर बिजली की चमक। अल्पकालीन प्राकृतिक संकट। तो चलिए 16वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिजली की चमक जो है यही होता है प्राकृतिक संकट, अल्पकालीन है। ठीक, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है बिजली की चमक। 16 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। अब हम चलते हैं 17वां क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। 17 क्वेश्चन का तालीकोटा का युद्ध। देखिए ये भी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय। तो चलिए ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी अनिरुद्धु, ऑप्शन सी तुलु या ऑप्शन डी सलुवा। ठीक, तो बताइए इनमें से किसका कौन से राजवंश का राज था। 17वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सी ऑप्शन यानी कि तुलु वंश। ठीक, तुलु वंश का शासन था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध क्या था, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश जिसका शासन काल था 1505 से 1565, 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक का इसका शासन था तुलु वंश का। ठीक है, तुलु वंश का शासन था। हाँ, और तालीकोटा का युद्ध या जिसे बन्नी हट्टी या राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, ये 23 जनवरी 1565 में हुआ था। उस समय तुलु राजवंश या फिर तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव राय था। इसी के समय में ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी। ठीक, और कब, 1565 में, 1565 में, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं, ये हमारे 17 हो गया। 18वां पे आता है, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। पिघले हुए पत्थर जो कि पृथ्वी के तल के नीचे रहता है उसे क्या कहा जाता है। हैं 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मैग्मा। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मैग्मा कहा जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन कहते हैं 19वां क्वेश्चन में देख लेते हैं, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पड़हरित
यानी अणु, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, ठीक है। तो बताइए मैग्नीशियम किसका मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम किसका संघटक धातु है, ठीक है। मैग्नीशियम किसका संघटक धातु कह रहा है ना। तो इसमें चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बताइए 19वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्णहरित यानी अणु, पर्णहरित अणु जो है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यही इसी का संघटक है। चलिए 19वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया, ठीक। इसके बाद 20वां क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र यानी जिसे कैपेसिटर कहते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बताइए 20वें क्वेश्चन का चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ट्रांजिस्टर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा घटक? 21वां होगा। 21वां कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली स्थान भरो। अब इसके आगे स्टेटमेंट क्या दे रहा है? दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। कौन करता है दो पक्षों के बीच ऐसा संप्रेषण करने का जो समझौता करता है? पाथ, SLA, बॉन्ड या फिर प्रोटोकॉल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाथ, ऑप्शन बी SLA, ऑप्शन सी बॉन्ड, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। तो 21वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए, प्रोटोकॉल है, ठीक है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, ठीक। चलिए संप्रेषण और संप्रेषित यानी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। चलिए 21 के बाद 22वें पे आते हैं। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण हो रही है? रिक्तीकरण कहो या ओजोन परत में क्षरण या क्षतिग्रस्त जो हो रही है, ठीक, निम्नीकरण हो रही है। ओजोन परत में रिक्तीकरण किसके कारण हो रही है? अब चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट देख लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन, ठीक है। तो बताइए 22वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रोल अधिक होता है, जिसे CFC कहते हैं शॉर्ट में, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। इसी का मतलब इसके कारण वो तो वैसे तो ओजोन परत का क्षरण जितने दिए गए सबसे होता है, लेकिन CFC का रोल सबसे अधिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, ठीक। चलिए अब ये हो गया 22 क्वेश्चन। 23वें पे आते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर, बताइए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का है, हिरण का है, बाघ का है या भालू का है, ठीक है। रणथंभौर और सरिस्का। चलिए 23वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? बाघ का है, सी ऑप्शन, ठीक। 23वें का सी हो गया। अब चलिए सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। सरिस्का एवं रणथंभौर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। सरिस्का अलवर जिला में है, जबकि रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 24वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है, द्वारा। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है युवा और खेलकूद विभाग के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है नेहरू स्मारक संग्रहालय के द्वारा, या ऑप्शन डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, ठीक है। तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध एवं परिषद के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अवार्ड, ठीक। 24 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। 25वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, और 25वां क्वेश्चन हमको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। 25वां क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पर, ये देखिए 25वां क्वेश्चन ये दिख रहा होगा फटाक से। अब इसको देख लेते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, आ ही रहा है ये दिलवाड़ा मंदिर। आप पेपर उठाएंगे कल आपको मिलेगा, ठीक। तो किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, ठीक है। तो ये सबको पता है कि जैनिस्ट के लोगों का, जैन धर्म के मानने वालों का ये दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में जो कि स्थित है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। पवित्र तीर्थ स्थल है जैन धर्म मानने वालों का, ठीक है। चलिए माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच भीम प्रथम सामंत
के सामंत, भीम प्रथम जो राजा थे वहाँ के उनके सामंत थे बिमल, ठीक है, उनके सामंत थे बिमल। उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। भीम प्रथम जो कि गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। ठीक, चलिए ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो का पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।